नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में आखिरकार इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। प्रदेश की गहलोत सरकार ने राजसमंद जिले के भीम विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रस्तावित बहुआयामी चंबल परियोजना की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना के तहत चंबल नदी का पानी मगरा क्षेत्र के भीम देवगढ़ इलाके तक पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद पेयजल संकट से जूझ रहे इस क्षेत्र के 56,000 परिवारों की प्यास बुझ सकेगी। आपको बता दें, इस परियोजना में भीम देवगढ़ विधानसभा की 54 ग्राम पंचायतों के 250 गांव और 827 ढाणियों में घर घर तक पानी पहुंचेगा। खास बात यह है कि विधायक सुदर्शन सिंह रावत लगातार बहुप्रतीक्षित चंबल परियोजना को मंजूरी दिलाने की कोशिश कर रहे थे और अब जाकर उनकी ये कोशिश रंग लाई है। प्रदेश सरकार की ओर से भीम देवगढ़ विधानसभा के लिए स्वीकृत चंबल नदी से क्षेत्र में जलापूर्ति, पुनर्वास और चंबल परियोजना टेट्रोफिटिंग के लिए 1291.16 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इस परियोजना से 275 गांव और 827 मजरों में निवास करने वाले परिवारों को चंबल परियोजना से जोड़ा जाएगा। इसके लिए चंबल से देवगढ़ तक 16 पंप हाउस तैयार होंगे। इनके साथ स्वच्छ जलाशयों का भी निर्माण होगा। इस परियोजना में 148 टंकियों का निर्माण होगा। राजसमंद में ट्रैकिंग का ये नया डेस्टिनेशन है, जिसे दो दस्तों ने अपनी जिद और बिना किसी की मदद के तैयार किया है। 1200 मीटर की ऊंचाई पर 12 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक कुंभलगढ़ के जड़फा गांव की पासुंद पहाड़ी पर विकसित किया गया है। ट्रैकिंग के इस नए डेस्टिनेशन से कुंभलगढ़ आने वाले पर्यटक खूब अट्रैक्ट हो रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर कैंपेनिंग के साथ ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रैम्पलिंग जैसी गतिविधियाँ टूरिस्ट को करवाई जा रही है। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे राजस्थान में अरावली के साथ इतनी अच्छी ट्रैकिंग एक्सपीरियंस हो सकती है। काफी अच्छा ही रहा है। So I came here to travel Kumbhalgarh and I was traveling with my friend, so he advised me to go to Shiva Valley Trek. So I came here, so it's kind of a nice experience for me. आपको बता दें, 5 साल तक कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में रिसर्च कर भीलवाड़ा के दो दोस्त निखिल पंचोली और रमेश प्रजापत ने ये ट्रैक तैयार किया। दरअसल दोनों दोस्त लंबे समय से माउंटेनर के रूप में देश के कोने कोने में ट्रैकिंग के साथ कैंपेनिंग कर चुके हैं। इनका सपना था कि मेवाड़ में इस तरह की जगह को डेवलप किया जाए, जिससे मेवाड़ में आने वाले पर्यटकों को लुभा सके। अपने उसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने इस ट्रैक की खोज की और फिर प्रोफेशनल तरीके से दक्ष होकर ट्रैकिंग पर आने वाले लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्हें कैंपेनिंग करा रहे हैं। क्लीन आबू ग्रीन आबू के तहत सिरोही में माउंट आबू में 600 लोगों ने मिलकर 20 किलोमीटर का सफर तय करते हुए सफाई अभियान चलाया। इन 600 लोगों में स्वयंसेवी संगठन, होटल व्यवसायी के साथ साथ आम लोग शामिल थे। बीस किलोमीटर के क्षेत्र में ये महासफाई अभियान टोल नाके से लेकर आबू रोड तलहटी के इलाके में किया गया और इस महासफाई अभियान के दौरान 12 टन कचरा निकाला गया। खास बात यह है कि इस महासफाई अभियान के लिए टोल नाका से तलहटी तक के इलाके को 18 सेक्टर्स में बांटा गया था। ध्यान रखना, नीचे नहीं जाओ। इस महासफाई अभियान का मकसद आम लोगों और आने वाले पर्यटकों को स्वच्छता का संदेश देना था। हिंदुमलकोट रेलवे स्टेशन पर सब मिलकर एक को पीटने में लगे हैं। जिसको भी मौका मिल रहा है वो हाथ साफ करने में लगा है। ले थप्पड़ दे थप्पड़। श्रीगंगानगर के हिंदुमलकोट रेलवे स्टेशन पर मानो हर किसी को मौका मिल गया हो फर्जीवाड़े का सबक सिखाने का। जिस शख्स पर लोग टूट पड़े हैं, कुछ देर पहले वो ट्रेन में को अपनी टीटीई होने का रौब झाड़ रहा था, रेल यात्रियों का टिकट चेक कर रहा था, उनसे उगाही भी ले रहा था, जबरन नए नियम बताकर परेशान कर रहा था। लेकिन जैसे ही इसकी पोल खुली कि जनाब असली नहीं नकली टीटीई है, सब के सब उस पर टूट पड़े। किसी ने कॉलर पकड़ा तो किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने घूंसे चलाए तो किसी ने पैरों से ठोकर मारी। सबने मिलकर इसकी ऐसी धुनाई कर दी कि सबक मिल गया। फर्जीवाड़ा की सजा क्या हो सकती है? अगर पब्लिक ने पकड़ लिया तो कोर्ट में कानूनी सजा का ऐलान तो बाद में होगा, लेकिन भीड़ फैसला ऑन द स्पॉट कर देगी। फर्जी टीटीई को सबक सिखाकर रेल यात्री तो अपने सफर पर निकल पड़े और किसी ने इसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई।
अरे रुक। लेकिन इस मामले की जांच अब जीआरपी खुद कर रही है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबर। न पति छोड़ने को तैयार है और न पत्नी पीछे हटने को। पति गुस्से में लाल पीला हो रहा है तो पत्नी का गुस्सा भी 7वें आसमान पर है और वो हाथों में चप्पल लिए पति को सबक सिखाने की कोशिश में लगी है। पति पत्नी के बीच मारपीट की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मऊ कोर्ट परिसर से आई हैं। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़े की वजह ही दोनों कोर्ट में पेशी के लिए आए थे, लेकिन जज साहब के सामने जब पत्नी ने पति का कच्चा चिट्ठा खोल दिया तो पति महोदय गुस्से में आ गए और बाहर निकलते ही पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। पत्नी ने भी मौका मिलते ही चप्पल निकाल ली और पति को सबक सिखाने लगी। पति जहां पत्नी के बाल खींच रहा था, वहीं पत्नी दर्द से कराहने के साथ साथ पलटवार भी कर रही थी। दोनों इस कदर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे थे कि दोनों को हटाना मुश्किल हो रहा था। हालांकि कुछ देर बाद एक पुलिस वाले ने दोनों को अलग कराया। पीड़ित पत्नी का कहना है कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन पति उसे अपने घर में नहीं रखना चाहता और बार बार उसकी पिटाई करता है। वो रख नहीं रहे आपको, तो आज क्या हो गया कि मारपीट हो गई? बस वो हमको देख के मतलब वहाँ पे बहस करके और इधर आके मारना शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां मकान बनाने की विवाद के बाद दबंगों ने एक आदमी के घर में आग लगा दी और फिर उसके साथ मारपीट भी की। खास बात यह है कि इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। वायरल तस्वीरों में न सिर्फ पीड़ित के घर में आग लगी नजर आ रही है, बल्कि इन तस्वीरों में उनके साथ हुई मारपीट भी नजर आई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस कदर बदमाशों ने एक बुजुर्ग को पीटने के बाद उन्हें जमीन पर गिरा दिया। हालांकि उस आदमी के घर की कुछ महिलाओं ने उन दबंगों को रोकने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने मारपीट जारी रखी। वहीं गांव का कोई भी आदमी बीच बचाव के लिए आगे नहीं आया। काफी देर तक वहां हंगामा यूं ही होता रहा। वो मकान भी पूरी तरह जलकर राख हो गया। ये देखकर महिलाएं खूब जोर से रोने लगी। खबर है कि इस मामले में केस दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कानपुर मेट्रो के उद्घाटन से पहले ही इसे लेकर राज्य की सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री मोदी 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर वहां तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मेट्रो के कर्मचारी तैयारियों को अंतिम रूप देते नजर आए। मेट्रो के डिपो से लेकर 9 किलोमीटर लंबे रूट पर रंगाई और साफ सफाई का काम जोरों पर है। साथ ही शहर में प्रधानमंत्री के स्वागत वाले बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री कहीं न कहीं कानपुर के लोगों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और ट्रैफिक से निजात देने के लिए प्रधानमंत्री खुद कानपुर आ रहे हैं। लेकिन शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने उद्घाटन की टाइमिंग पर सवाल उठाए और ये साफ किया कि कानपुर मेट्रो की आधारशिला पिछली सरकार में रखी गई थी। उद्घाटन करके और श्रेय लेना है कि भारतीय जनता पार्टी कानपुर महानगर को मेट्रो दे रही है। विपक्ष के इस हमले का जवाब देने में बीजेपी ने देर नहीं लगाई। ऐसे तो भारत का भी शिलान्यास सपा ने किया था, तो अब क्या किया जाए, भारत में तो रहा ही जा रहा है। पिछले महीने की 10 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो के इस रूट के ट्रायल रन का उद्घाटन किया था, जिसका लोकार्पण 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बिहार के शेखपुरा से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए वहां वैक्सीनेशन अभियान तेज हो गया है। इसके लिए गलियों और खेतों में जाकर लोगों को जबरन वैक्सीन लगाई गई, जिसका गांव के कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें कोरोना के टीके की अहमियत समझाने की पूरी कोशिश की। खेतों में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो वैक्सीन लगवाने के नाम पर एक महिला ने रोना शुरू कर दिया। कुछ इसी तरह का रवैया एक आदमी ने भी अपनाया, जिसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे टीका लगाया गया। टूट जाएगा सिरे, क्या नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ ही होता। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य कर्मी लोगों के घरों तक भी पहुंचे, जहां उनके लिए टीका लगाने किसी जंग से लड़ने से कम नहीं रहा। गांव में कुछ बुजुर्ग भी ऐसे मिले जिन्हें वैक्सीनेशन के नाम पर मानो सांप सूंघ गया हो। हरियाणा के पलवल से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां मामूली विवाद के बाद एक सीएनजी पंप पर कुछ बदमाशों ने एक लड़के को बुरी तरह पीट दिया। बताया गया
कि अपनी गाड़ी में सीएनजी पहले भरवाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ, जिस पर उन बदमाशों को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने मिलकर उस लड़के की पिटाई कर दी। वहां से सामने आई तस्वीर में वो उस पर लात और मुक्के बरसाते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, उनमें कुछ बदमाशों ने उसे डंडों और वहां रखी डस्टबिन से भी बुरी तरह पीटा, जिससे वो लड़का बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इस दौरान कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। सीएनजी पंप पर मौजूद कर्मचारी भी पीछे हट गए और तमाशबीन बने रहे। बाद में उस लड़के को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मारपीट की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बताया गया कि उन बदमाशों ने उस लड़के की जेब में रखे रुपए और उसके गले से सोने की चेन भी लेकर वो फरार हो गए। 12 तारीख को रात को 10 से 10:30 से 11 बजे के बीच में मेरे साथ झगड़ा किया। अज्ञात लोगों ने मेरे को जान से मारने की कोशिश करी। मैं अभी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ उसी दिन से, और मेरी इस मामले की कंप्लेंट कल पुलिस ने करी है, कल रात को, बट अभी दोषियों को नहीं पकड़ा है। तमिलनाडु के करूर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू ट्रक बीच हाईवे पर ही पलट गया। बताया गया कि ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी वजह से वो एक मोड़ पर बेकाबू हो गया और पलट गया। इससे पहले वहां से कई गाड़ियां गुजरती नजर आई। तभी सामान से लदा वो ट्रक भी आता दिखा, लेकिन रफ्तार तेज होने की वजह से बेकाबू हो गया और लहराते हुए बीच सड़क पर ही पलट गया। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके अंदर बैठा आदमी आगे वाला शीशा तोड़ते हुए सड़क पर जा गिरा। खास बात यह है कि ट्रक से बाहर निकलने वाले दोनों लोगों को कोई चोट नहीं लगी। इस बीच अंदर बैठे 2 दूसरे लोग भी उसी रास्ते से बाहर निकल आए। उन्हें देखकर तो ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाहर निकलने के बाद सभी ट्रक को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। केरल के तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आरोप है कि आर बिंदु ने कुन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति में दखलंदाजी की है और इसी वजह से इनके इस्तीफे की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंत्री आर बिंदु के आवास का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन वहां पहले से तैनात पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस का ऐसा करने से यूथ कांग्रेस के लोग उग्र हो गए और उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। जब पुलिस वालों ने इसे रोकने की कोशिश की तो कुछ लोग पुलिस वालों से ही उलझ गए। फिर तो वहां हंगामा ही खड़ा हो गया और पुलिस ने इन लोगों पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की बौछार से बचने के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों ने वहां लगे बैरिकेड्स की आड़ ली, जबकि कुछ तो बैरिकेड्स फांदने की कोशिश करते दिखाई दिए। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी और जल्द ही यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां से दूर खदेड़ दिया। बताया गया कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की में कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम के एक संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बताया गया कि पुलिस ने हमले के एक मामले में पीएफआई के कई नेताओं को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन पीएफआई के कार्यकर्ता अपने साथियों को छुड़वाने थाने पहुंच गए, जिनकी पुलिस से भिड़ंत हो गई। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और लाठीचार्ज कर दिया। इस हंगामे की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें पीएफआई कार्यकर्ता थाने के बाहर हंगामा करते नजर आए। इन लोगों ने अपने नेताओं को छोड़ने की मांग की और तोड़फोड़ शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। इस झड़प में कई कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर है। हाथों में पोस्टर लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से आई हैं। प्रदर्शन करने वाले ये लोग ऑल हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर और ट्रक चालक एसोसिएशन के सदस्य हैं। इनके साथ बड़ी संख्या में ऑटो टैक्सी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि पिछले कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में लगभग 70,000 टैक्सी ऑपरेटर्स परेशानी में हैं। इस संक्रमण काल में सरकार की ओर से सभी वर्गों को राहत दी गई, लेकिन टैक्सी वालों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ थोप दिया गया। इनका ये भी कहना है कि विभाग की ओर से परमिट अधिकृत फीस में जो बढ़ोतरी की गई है उसे वापस लिया जाए। साथ ही कोरोना काल में खत्म हुए टैक्सी परमिटों की अवधि 2 साल बढ़ाई जाए। इतना ही नहीं, टैक्सी के नाम पर प्रदेश में दौड़ रही निजी गाड़ियों पर भी लगाम लगाई जाए। हम ये कहते हैं कि जो हमारी 2 साल हमारी गाड़ियाँ खड़ी रही हैं, उनकी हमें 2 साल की एक्सटेंशन हमें दी जाए, क्योंकि हम बहुत वक्त पहले से हम एक मांग करते आ रहे हैं कि जो हमारा गाड़ियों का टैक्सी येलो प्लेट गाड़ी का जो परमिशन है वो हमारी 12 साल की है, उसे 15 साल किया जाए।
पहले सरकार ने इसको घटा के 8 साल किया था, बाद में इसको धीरे करते हुए बढ़ाते हुए अब हम बार बार इस बात की मांग कर रहे हैं कि उसे हमें 15 साल दिए जाए। पश्चिम बंगाल में आसनसोल रेल डिवीजन मेट्रो की तर्ज पर लोकल ट्रेन सेवा शुरू करने जा रही है। इस नई ट्रेन में यात्रियों को खड़े होने के लिए पर्याप्त स्थान दिया गया है। साथ ही मेट्रो ट्रेन की तरह दरवाजे दिए जा रहे हैं, जिसके बंद होने के बाद ही गाड़ी खुलेगी और रुकने के बाद ही दरवाजे खुलेंगे। खास बात यह है कि इन ट्रेनों में कोच के साथ साथ बाहरी रंग रोगन भी नए स्टाइल में काम किया जा रहा है। साथ ही ड्राइवर के केबिन में भी कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। सबसे पहला तो हमने इसमें पहले टॉयलेट दिया है बायो टॉयलेट के साथ, ताकि वो साफ सफाई भी मेंटेन हो, ट्रैक भी गंदा ना हो और यात्रियों को चलते हुए भी सबअर्बन ट्रेन में, लोकल ट्रेन में वो सुविधा मिले। दूसरी, बैठने की जो जगह बनाई गई है वो अच्छे नए एर्गोनॉमिक्स के साथ सीट्स बनाए गए हैं जो कुशन्ड भी हैं, ताकि जिन्हें थोड़ी लंबी दूरी भी जाना हो तो उन्हें असुविधा या थकान की एहसास नहीं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चौंकाने वाला मामला सामने आया। वहां शहीद जवान की बहन की शादी में सीआरपीएफ के जवानों ने भाई का फर्ज निभाया। बताया गया कि सीआरपीएफ के जवान शैलेंद्र प्रताप सिंह पिछले साल जम्मू में शहीद हो गए थे, लेकिन उनसे किया गया वादा निभाने के लिए उनके साथी वर्दी पहनकर शादी में पहुंचे और शादी की वो सारी रस्में निभाई जो दुल्हन के भाई के जिम्मे होती हैं। शादी के दौरान शहीद जवान शैलेंद्र के कई साथी वर्दी पहने नजर आए। वे सभी अपने शहीद हो चुके साथी की बहन को परंपरा के मुताबिक वरमाला के लिए ले जाते भी दिखे। सीआरपीएफ जवानों का अपने बेटे के लिए ऐसा अपनापन देखकर शहीद शैलेंद्र के पिता भावुक नजर आए। शादी में शामिल हुए सीआरपीएफ जवानों के मुताबिक शहीद शैलेंद्र प्रताप ने अपनी बहन की शादी करने से जुड़े कई सपने देखे थे, जिन्हें पूरा करने का बीड़ा उन्होंने उठाया। एक भाई का रोल अदा करने के लिहाज से उन लोगों ने जो है मतलब यह कि ये यहाँ पे आए। सीआरपीएफ जवानों के शहीद की बहन की शादी में भाई का फर्ज निभाने की खबर पूरे देश में चर्चा का विषय है। इससे पहले कि सर्दी सितम ढाने लगे, जन्नत में मौजूद पानी की हर एक बूंद बर्फ में तब्दील हो जाए, उससे पहले ये लोग जश्न मनाने लगे हैं और आने वाले चिल्लाई कला का स्वागत कर रहे हैं। किसका है ये तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर तो एक बार मैं होना। गीत, संगीत और नृत्य से भरपूर ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के शोपियां की हैं, जहां इंडियन आर्मी की ओर से चिल्लाई कला फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। जो यहाँ का सबसे नंबर 1 सिंगल सेशन है उसको सिलेक्ट किया है। मुझे यकीन है वो हमारे देश के लिए और पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए अच्छा काम करेगा, अच्छा गाना गाएगा। चिल्लाई कला फेस्टिवल की शुरुआत सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुई और उसके बाद यहाँ के लोकल कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतकर विजेता हरनाज कौर संधू देश लौट आई हैं। खास बात ये है कि मुंबई पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। इस दौरान करीबियों के साथ साथ मुंबई पुलिस के जवानों ने भी हरनाज संग फोटो क्लिक कराए। इसके जवाब में हाथ में तिरंगा झंडा थामे मिस यूनिवर्स ने सभी स्वागतकर्ताओं का धन्यवाद किया। आपको बता दें, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतकर चंडीगढ़ की हरनाज कौर संधू ने ब्यूटी पेजेंट की रेस में भारत की शान बढ़ाई है। 21 साल के लंबे समय के बाद भारत को यह खिताब मिला। मिस यूनिवर्स बनने से पहले हरनाज ने साल 2017 में मिस चंडीगढ़ का खिताब जीता था। फिर साल 2018 में हरनाज कौर को मिस मैक्स इमर्जिंग स्टार इंडिया के टाइटल से नवाजा गया था। 2 प्रतिष्ठित खिताब जीतने के बाद हरनाज ने मिस इंडिया 2019 में हिस्सा लिया, जहां वो टॉप 12 तक जगह बनाने में कामयाब हुई। हरनाज कौर संधू से पहले साल 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था। भारत ने अब तीसरी बार ये टाइटल अपने नाम किया है, जिसका ताज हरनाज कौर संधू के सिर सजा है। शुरुआत होती है 15-16 साल से, जहन उछल रहा नए नए ख्याल से, शरारती छुट्टी जो पहले जितने साल में, ऐसा क्यों और वैसा क्यों, कई सारे सवाल है। सानिया मिस्त्री का ये अंदाज देखकर आपको फिल्म गली बॉय की याद हो आई होगी और यही वजह है कि मुंबई के लोग अब सानिया को सानिया मिस्त्री नहीं बल्कि गली गर्ल के नाम से पहचानते हैं।
पैसों की पट्टी से जुबान कर दी बंद है, गलत सीढ़ियों से पहुंचते बुलंद है, खामोश रहते हैं आवाजें और दबाते हैं और दिखाते हैं। रैप की एक अलग ही दुनिया होती है। रैपर्स संगीत और अपने शब्दों की मदद से समाज को स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं। सानिया भी यही कर रही हैं। ठिकाना ढूंढता था रहने जिसका परिवार, नई जगह पर रहने लगे थे वो लोग चार। लकड़ी की नींव डाली कीचड़ की जमीन पर, उसी जमीन पर है आज भी घर बरकरार। हाँ उम्र 12 जानी जिंदगी करीब से। सानिया मिस्त्री के पिता रिक्शा चलाते हैं। उसके पास एक अदद स्मार्टफोन भी नहीं। अपने दोस्त की मदद से रैप रिकॉर्ड करती हैं और फिर उसे सोशल मीडिया पर डाल देती हैं। सानिया का कहना है कि अगर उनके शब्दों में